नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस रिकॉर्डिंग कार्यक्रम में। और आज हम देख रहे हैं कि लोकसभा में शपथ ली जा रही है। प्रधानमंत्री जो हैं वो 25 जून को याद कर रहे हैं, 25 जून 1975 को। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि जिन नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी को पीछे रहना पड़ा है, थोड़ा नीचा देखना पड़ा है, उन नीतियों में कोई सुधार आएगा या नहीं। मैं स्वागत कर रहा हूं अनुपम मिश्रा जी का। अनुपम जी, कल हेमंत विश्व शर्मा ने एक बड़ा एक तीखा सा बयान दिया और उन्होंने मुसलमानों की वोट देने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए और ये कहा कि भाई ये लोग जो हैं ये पूरी तरह से कम्युनल लाइन पे देते हैं और जो हिंदू है वो असली सेक्युलर है क्योंकि वो मेरिट पे वोट देता है। अब यह हेमंत विश्व शर्मा का अपना आकलन है या भारतीय जनता पार्टी का समग्र आकलन है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए साहब, ये कैसे पता चलेगा? ये तो जब सरकार बन जाएगी और फंक्शन करना शुरू करेगी तभी पता चलेगा। लेकिन 77 सालों में पहली बार एक भी मुस्लिम मंत्री ना रखकर एक नई शुरुआत तो हुई है। और ये मत सोचे कि अल्पसंख्यकों को जगह नहीं है, क्योंकि 5 अल्पसंख्यक मंत्री हैं। 5, 2 बौद्ध, एक ईसाई और 2 सिख। 5 अल्पसंख्यक मंत्री हैं। और उनमें से इस ऐसे भी हैं, एक ऐसे भी हैं जो चुनाव हारे हैं। ऐसे भी हैं जो चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में एक नई शुरुआत तो हुई है, जहां पे आपने एक भी रिप्रेजेंटेशन 77 ईयर्स में फर्स्ट टाइम, पहली बार 2014 में नजमा हेपतुल्ला थी और 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी थे। मुख्तार अब्बास नकवी भी चुनाव हारे हुए थे। मुख्तार अब्बास नकवी भी चुनाव हार के राज्यसभा से आए थे और नजमा तो थी। खैर, ये पहली बार 2024 में आपने देखा है। लेकिन कैसे होगा, कितना होगा, ये तो समय बताएगा। जहां तक हेमंत बिश्वा शर्मा की बात है, आप देखें कि मुस्लिम्स बड़ी प्रिडिक्टेबल लाइंस पे हमेशा वोट करते रहे हैं। वो अभी से नहीं, 1946 के चुनाव से मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न एक हो गया है। आपको याद होगा, एक जमाने में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न ऐसा हुआ करता था कि कांग्रेस जीत के मुस्लिम लीग साफ हो जाती थी। 30s में, 1935 के आसपास जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने मुस्लिम इलाके से जीत दर्ज की थी और मुस्लिम लीग को साफ किया था। लेकिन 1946 में जब जिन्ना पाकिस्तान के एक सिंगल इशू पे चुनाव लड़ते हैं, 1946 से लेकर 2024 तक 78 सालों में लगातार एक ही पैटर्न रहा है। तो वो आपको नजर आता है, वो एक बड़ा एक कम्युनल पैटर्न रहा है, एक सांप्रदायिक पैटर्न रहा है। लेकिन अंतर कहाँ आया इस बार संजय जी? आप ये देखें कि पहली बार इस पे खुल के बहस हो रही है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत बसपा प्रमुख मायावती ने की, जब उन्होंने ट्वीट किया कि साहब, इतना कुछ मुस्लिम का समुदाय के लिए करने के बाद भी जब आपने वोट सपा को ही देना, हमें नहीं देना है, तो फिर हम आगे से आपको टिकट देने से पहले 2 बार सोचेंगे। अब देखिए, अब ये शुरुआत भाजपा ने की, जनता दल यूनाइटेड ने नहीं की, हेमंत बिश्वा शर्मा ने नहीं की, मोदी ने, अमित शाह ने नहीं की, शुरुआत मायावती ने की। उसके बाद आप जेडीयू के सांसद जो ठाकुर हैं, उनका आपने बयान सुना कि साहब, मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया और हमारे पास किसी काम से आएंगे तो मैं चाय नाश्ता करा के विदा कर दूंगा। उसके बाद आपने गिरिराज सिंह को सुना। गिरिराज सिंह ने उनके बयान के टोटल समर्थन किया। उसके बाद कई लोग इस बैंडवैगन पे आते चढ़ते चले गए और आपने देखा कई लोगों ने इस बात को डिटो किया। फिर आपने हेमंत बिश्वा शर्मा को देखा। हेमंत बिश्वा शर्मा ने इससे पहले भी ट्वीट किया था, आज से 3-4 दिन पहले। इट वॉज अ लॉन्ग ट्वीट जिसमें उन्होंने बताया था कि साहब, आपका वोटिंग पैटर्न क्या है और मुझे परवाह नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। वो तो पहले भी कहते रहे कि मुझे आपका वोट ही नहीं चाहिए। तो अब बात कुछ और है संजय, उसको मैं बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूँ। लोग समझें इस बात को कि मुस्लिम वोटिंग पैटर्न तो 1946 से वही है। इस पे खुलेआम बहस पहली बार हो रही है संजय जी, और ये स्वस्थ परंपरा है। स्वस्थ परंपरा है। मैं मान के चलता हूं कि सांप्रदायिक कह के या फिर कास्टिस्ट कह के या फिर कुछ भी कह के किसी भी बहस को दबा देना उचित नहीं है। ये शास्त्रार्थ का देश रहा है
भारतवर्ष में हमेशा मुद्दे शास्त्रार्थ से तय हुए हैं, और वही चीज अब संसद में बहस से तय होते हैं, और अदालतों में भी क्या होती है, बहस ही तो होती है। तो चीजें बहस से ही तय होनी चाहिए। और जिन चीजों को आप अंडर द कारपेट कर देते हैं, आपने झाड़ू लगाई और कूड़ा फेंका नहीं, उसको ऐसे कालीन के नीचे दबा दिया, तो फिर वो कूड़ा बना रहता है और एक दिन दिक्कत का बायस बनता है। तो ऐसे में वो चीजें जिनके बारे में तो मैं जो सबसे बड़ा योगदान बार बार कह रहा हूं, जो समझ रहा हूं कि वो बातें, वो मुद्दे, वो चुभने वाले मुद्दे जिनके ऊपर बहस करना ही ब्लास्फेमी था, जिनके ऊपर बहस करना ही सांप्रदायिक था, जिन पे बहस करना ही जातिवादी था, जिन पे बहस करना ही देश के खिलाफ माना जाता था, कम से कम उन पे अब एक बहस हो रही है, एक स्वस्थ बहस हो रही है। जाहिर सी बात है, इधर से बहस होगी तो दूसरे पक्ष से भी बहस होगी, दोनों पक्ष से बहस होगी। अब जैसे हम इस बहस को इस तरह जाते देख रहे हैं कि जब मायावती कहती हैं कि साहब मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया और हमको मुसलमानों को टिकट देने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा, तो बड़ा जबरदस्त बैकलैश आता है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। क्या आप हमको खरीदना चाह रही हैं वगैरह वगैरह तमाम चीजें आती। लेकिन मायावती का जो एक एक लॉजिकल सवाल था कि साहब हम इकलौते आदमी हैं जो आज भी बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं, हम इकलौते आदमी हैं जिन्होंने हिजाब से लेके हल्द्वानी तक हर मुद्दे पे मुस्लिम समुदाय के पक्ष में खुल के बोला। जब समाजवादी पार्टी 4 मुसलमानों को टिकट देती है तो हम 24 मुसलमानों को टिकट देते हैं, और इसके बाद अगर हमको मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आप किसी पार्टी को वोट देने नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ भाजपा को खत्म करने के लिए, भाजपा को हटाने के लिए वोट दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको टिकट क्यों दें? तो मायावती इस बात की शुरुआत करती हैं, फिर इस बात को जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू की पार्टी टेक ओवर करती है, फिर इसको भाजपा टेक ओवर करती है। अब ये एक अभी तक आप जो देख रहे हैं वो बहस का एक हिस्सा है। अब बहस का दूसरा हिस्सा भी जल्दी ही सामने आएगा। आपने शुरुआत कर दी कि साहब आपने कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया कैबिनेट में, तो भैया हम कहां से दें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन? हम मुसलमान खड़ा करते हैं तुम उसको हरा देते हो, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान खड़ा करती है आप उसको हरा देते हैं, तो हम कैबिनेट के लिए मुसलमान पैदा कहां से करें? तो बेसिकली आप जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम आपको हराने के लिए जान लगा देंगे, हम आपको वोट तो नहीं देंगे, हम आप कोई मुसलमान खड़ा करेंगे उसको भी वोट नहीं देंगे, उसको भी हरा देंगे। उसके बाद जो गिने चुने हिंदुओं को आपने जिताया है उनके जरिए आप राज्यसभा में एक मुसलमान को लेके आइए और उसको मंत्री बनाइए। अब इस बेहूदी बात को कौन मानेगा संजय जी? ये तो वो वाली बात हो गई कि चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी अंटा मेरे बाप का। अब तक ऐसा ही हो ही रहा था, अब तक ऐसा हो ही रहा था। और फिर से कह रहा हूं इस प्रोग्राम में इतनी सी देर में तीसरी बार कि कम से कम अब इस मुद्दे पे बहस शुरू हो गई है। बहस शुरू हो गई है तो किसी अंजाम तक भी पहुंचेगी, क्योंकि बहस का एक लॉजिकल कंक्लूजन वही होता है कि साहब उस बहस का कुछ एक अंत हो, उस बहस का कोई एक अंजाम निकले, कोई एक उसका नतीजा निकले। बहस शुरू हो गई है, डेफिनेटली शुरू हो गई है। अच्छा, एक बात और जो मैंने देखा, ये इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिम समुदाय ने मिलके पूरा एकजुट के बड़ी कुर्बानी दी मुस्लिम समुदाय ने। महाराष्ट्र में उन्होंने एमआईएम को हरा दिया, एमआईएम को हरा दिया सिर्फ इसलिए कि हमें भाजपा को हराना है। आप देखिए इन्होंने बदरुद्दीन अजमल को हरा दिया, जो साहब जो लगता था कि असम में हार ही नहीं सकता। आपने जमानत जब्त हो उसको गई भी, उसकी, जमानत जब्त हो गई उसकी। आपने बदरुद्दीन अजमल को हरा दिया, आपने अपने कैंडिडेट्स को हरा दिया, आपने उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस गठबंधन के अलावा जितने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए सबको हरा दिया। आपने ओवैसी की को हरा दिया, आपने अजमल को हरा दिया, आपने अपने समुदाय से आए हुए लोगों को हरा दिया, सिर्फ एक चीज के लिए कि भाजपा को हराना है, मोदी को रोकना है। तो अब ये चीज जो इतनी खुल के सामने आई है, तो ये पहली बार इस पे बहस ही नहीं हो रही है। अब दिक्कत ये है कि इस बहस का जवाब देने में लोगों को दिक्कत भी आ रही है संजय जी। मैंने आपके साथ वो कई बार आते हैं ना, उस पे वो सैयद कासिम जी, उनको सुना था, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे, बड़े व्यथित से लग रहे थे कि साहब की जो है वो हमारा तो कुछ रहा ही नहीं, तो न तो कोई, जिन लोगों ने वोट लिए वो भी हमको नहीं पूछ रहे हैं, जिन्होंने नहीं लिए तो उनकी तो बात ही क्या है। अभी तो अजीब सी बात देखिए इस तरह है कि मैं एक चैनल चलाता हूं,
संजय जी, जिसका आप जिक्र भी करते हैं, घूमता आईना करके, 20,000 जी हाँ। फॉलोवर भी हो गए उसके 4-5 महीने में। मैं उसमें हम्म। एक एक हफ्ते एक भी वीडियो नहीं डालता हूँ। मेरे फुर्सत नहीं, मैं भागा दौड़ा फिर रहा हूँ। तो एक भी वीडियो मैं पहले डालू ना, फिर कहूँ मेरा चैनल कोई नहीं देख रहा है, ये तो अजीब सी बात हुई ना। तो आप वोट दे नहीं रहे हैं, आप अपने ही लोगों को वोट नहीं दे रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं हमारे लोग मंत्री नहीं बन रहे, हमारे लोग सांसद नहीं बन रहे। कमाल है भाई। आप देखें, 4 मुसलमानों को टिकट दिया अखिलेश यादव ने, उससे ज्यादा 5 आदमी को अपने परिवार से दे दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या में केवल 4 मुसलमान मिले अखिलेश को, उससे ज्यादा लोग उनको यादव के अपने परिवार में मिल गए सपई में। 5 यादव, वो भी एक परिवार से। यानी पूरे प्रदेश के मुसलमानों से इतने मुसलमान नहीं मिले अखिलेश को जितने यादव उनको अपने परिवार में मिल गए। आप सोच के देख, 6% यादव और तकरीबन 20% मुसलमान है। आप सोच रहे, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय, उसमें से अगर मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज हटा दिया जाए तो इनमें से ज्यादातर का जो वोट परसेंटेज है दहाई में नहीं पहुंचता है संजय जी। और उसके बाद आप मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे हैं, क्यों? देखिए, मुसलमानों ने, इस समुदाय ने सबसे बड़ा अपना नुकसान क्यों किया? आपने इस तरह की वोटिंग करके, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता हो, चाहे लालू तेजस्वी हो, सबको आपने मैसेज क्या दिया? आपने ये मैसेज दिया कि साहब आपको मुसलमानों को टिकट देने की जरूरत नहीं है, आप भाजपा को हराओ, हम आपके लिए दरी बिछाने को तैयार हैं। तो फिर क्यों क्यों देगा? आपको याद बधुआ होगा बनने को तैयार है। बंधुआ बनने को तैयार है। 2015 में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसके पहले केजरीवाल का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहा था मुसलमानों को टिकट देने की जरूरत ही नहीं, मुसलमानों के पास हमारे अलावा विकल्प ही नहीं है। तब ये माना गया था कि साहब इस ऑडियो से मुसलमान नाराज हो जाएगा और केजरीवाल को वोट नहीं देगा। पर नहीं, सारा वोट फिर भी केजरीवाल को गया। आपने केजरीवाल की बात को साबित कर दिया, आपने अखिलेश यादव के इस भरोसे को साबित कर दिया कि मुसलमानों से वोट लेने के लिए मुसलमानों को टिकट देने की जरूरत नहीं है। आपने कांग्रेस के इस भरोसे को साबित कर दिया, आपने विपक्ष के इस भरोसे को साबित कर दिया। आपने कुल मिलाकर पूरे देश में एक मैसेज ये दिया है कि अगर संजय दीक्षित साहब भाजपा को हराने के लिए तैयार है, भाजपा से लड़ने को तैयार है, तो हमारा वोट संजय दीक्षित को, फिर कोई चीज मैटर नहीं करती। तो आपका जो वोटिंग तरीका है, जो पैटर्न है, वो किसी को जिताने के लिए नहीं है, और तो और आपके अपने समुदाय के लोगों को जिताने के लिए आप उनको भी हराने को तैयार हैं। आप बदरुद्दीन अजमल की जमानत जब्त कराने के लिए तैयार हैं, आप महाराष्ट्र में ओवैसी की जमानत जब्त करने को तैयार हैं, आप उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन उससे ज्यादा मुसलमानों की जमानत जब्त करने को तैयार हैं, अगर कोई और पार्टी मोदी को स्पष्ट बहुमत लाने से रोक दे। तो ये तो एक नेगेटिव वोटिंग पैटर्न हुआ, इसका जो हश्र हो सकता था वो सामने आ रहा है। एक बात ये भी है ना, ये बिल्कुल ऐसे लगता है ना, ये आप देखिए कि 1946 में 1946 में यही एक इनका चलता था पूरा का पूरा कि भाई मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, और उसका वो पूरा का पूरा निकालते थे, वो पौराणिक मीनिंग लगाते थे। पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में हर वक्त यही चलता है कि भारत दुश्मन मुल्क है, भारत दुश्मन मुल्क है। तो कोई इनसे पूछे कि भाई इंटरनेशनल लॉ में दुश्मन मुल्क जो है उसकी परिभाषा में तो भारत नहीं आता, तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। मैं कोट कर देता हूँ, कुरान की आयत है 5.82, ये अल माइदा 82 चैप्टर जो है, 5वां चैप्टर, 82nd आयत, जो कहती है कि भाई हनूद और यहूद वो तुम्हारे दुश्मन है। अब आपने अनगिनत देखे होंगे कि भाई किसी ने कहा कि साहब कि हिंदू हमारा दुश्मन है, क्यों है? कुरान में लिखा है। ये वहाँ हमारा पाकिस्तान कहते हैं हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, क्यों है? कुरान में लिखा है। तो भाई जो समुदाय इस तरह से चलेगा तो उसको ये है कि भाई तुमको तो दुश्मन को हराना है, भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, बता दिया गया, ऊपर से फतवा आ गया कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। तो जो दुश्मन है वो इसलिए दुश्मन होता है, वो दुश्मन की भी परिभाषा है, अभी आगे आऊँगा मैं तो उस पे करूँगा। तो जो समुदाय ये है मान के चलता है कि साहब की कोई दुश्मन है और हमारा काम दोस्त को जिताना नहीं है, हमारा काम केवल दुश्मन को हराना है, तो ऐसे समुदाय को ये बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, देखिए, हो सकता है इस पे कोई कंट्रोवर्सी भी हो।
ऐसे समुदाय को क्या डेमोक्रेटिक राइट मिलना भी चाहिए? साहब, आपके आखिरी वाक्य से ये बात शुरू करते हैं कि क्या इनको डेमोक्रेटिक राइट मिलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मुसलमान जहां जहां भी अकलियत में है, जहां जहां भी माइनॉरिटी में है, वहां वहां वो डेमोक्रेसी की बात करता है और माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यक के हकों की बात करता है। मुझे तो एक इस्लामिक मुल्क वो नजर नहीं आता जहां डेमोक्रेसी और माइनॉरिटी का हक पूरी तरह सुरक्षित हो। कहाँ पे आप जहां पे मुल्क पूरी, जहां मुसलमान बहुसंख्यक बना, तो वहां और ये मुसलमानों के लिए नहीं, ये लेफ्टिस्ट के लिए भी लागू होती है। वामपंथी पार्टियां देख लें, वो जब तक किसी एक डेमोक्रेटिक मुल्क में है, वो तमाशा मचाती रहेंगी कि साहब बड़ी फ्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्री मीडिया होना चाहिए, फ्री जुडिशरी होनी चाहिए। और जहां एक मुल्क वामपंथी हुआ, आपने देखिए कि मीडिया भी गायब हो जाता है, जुडिशरी भी गायब हो जाती है और डेमोक्रेसी तो ऑफकोर्स गायब ही हो जाती है, क्योंकि चुनाव ही नहीं होता। उसी तरह ये एक अजीब सी बात है। ना वामपंथियों का लोकतंत्र में कोई भरोसा है, ना इस्लाम का लोकतंत्र में कोई भरोसा है, ना उनका कोई जमहूरियत में भरोसा है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में वामपंथी और इस्लामिस्ट दोनों ही मिलकर लोकतंत्र की पैरवी करते हैं। लेकिन अपने अपने मुल्क मिलते ही सबसे पहले लोकतंत्र पहली कैजुअलिटी होता है, वो गायब हो जाता है। जी। तो इसका फिर हल क्या निकालेंगे हमारे देश के हुक्मरान? हल ही तो आसान नहीं है साहब। हल एक निकला हल एक निकला था, और बड़ा बड़ा, जिसे कहना चाहिए, खून खून की कलम से, खून की स्याही से हल लिखा गया था 1947 में। आपने अपने शरीर के काट के 3 टुकड़े कर दिए थे कि लो भाई, तुम कहते हो कि दो कौमी नजरिया की एक बात थी। दो कौमी नजरिया सावरकर के लिए कहते हैं, हकीकत है दो कौमी नजरिया तो सर सैयद 1880 से आप उनकी मेरठ की और लखनऊ की स्पीचेस देख लें। दो कौमी नजरिया तो जाने कब से बोल रहे थे। दो कौमी नजरिया तो सर सैयद के पहले मिर्जा गालिब भी बता रहे थे। वो तो जाने दें आप, वो गालिब जैसा शायर भी दो कौमी नजरिए की दो बात कर लेता था। दो दो तो कौमी नजरिया तो बड़ी किताब में ही है। मैंने जो भी बड़ी आपको आयत सुनाई थी वो क्या है? दो कौमी नजरिया ही तो बड़ी है वो। बड़ी हाँ, वो भी बड़ी, तो उसमें भी है कि भाई, ईमान पे चलने वाले और ईमान ना रखने वाले दो लोग हो गए, खत्म बात। तो हम्म। अब इसलिए हर, तो एक इसका हल क्या हो, इसके लिए सब हमने अपने शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। का साहब 2 टुकड़े तुम ले लो, एक दाहिने हाथ पे ले लो, एक बाएं हाथ पे ले लो। एक पाकिस्तान बन गया, एक बांग्लादेश बन गया। और अब तमाशा ये है कि साहब फिर से एक और बंटवारे की बात हो रही है। आप देखिए, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं दिल्ली से लेके मेरठ तक हमको दे दो, ऊपर कश्मीर दे दो, फिर बाकी तुम रख लो। देखिए, उन्होंने तो पूरा ज्योग्राफी भी डिफाइन कर दी, क्या क्या इलाके उनको चाहिए। आप शजील इस्लाम को देखा, आपने सुना होगा कि कैसे चिकन नेक की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करते हैं। दिल्ली, मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से कश्मीर मांग रहे हैं। दुर्भाग्य साहब, मतलब एक मौका आपको मिला था। आप देखिए ग्रीस वगैरह में देखें, जब भी पार्टीशन हुए हैं तो एक पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ है। और इस मामले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इकलौता एक ऐसा इंटेलेक्चुअल मानता हूं जिसने अपने समय में कुछ बहुत अनकन्वीनियंट, बहुत ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें कही, लेकिन सच बातें कही। जिस जमाने में जवाहरलाल नेहरू को आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य आक्रांता थ्योरी की गप्पे सुना रहे थे, उस समय अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने कहा आर्य इन्वेजन थ्योरी एकदम बंकम बकवास है, कोई कहीं से नहीं आया, सब यहीं के लोग हैं, सब मूल्यवाद है। याद कीजिए, जिस जमाने में गांधी मोपला को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बता रहे थे, उस समय अंबेडकर खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, ये कम्युनल राइट है, जहां पे मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को काटा गया है, गर्भवती महिलाओं के पेट काट के बच्चे निकाल के उनका भी सर काटा गया। ऐसा इन्होंने लिखा, देखिए आप, पार्टीशन जो पाकिस्तान पे जो उन्होंने किताब लिखी है, आप पढ़े उसको, एकदम क्लियर, इसको बिल्कुल एक भी कॉमा फिर स्टॉप बढ़ा के नहीं बताया, बहुत घटा के बता रहा हूँ। जो पढ़ा है, जो लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर ने, वहां पूरा पढ़ के सुनाने लायक नहीं। तो वो एक इकलौते शख्स थे जिन्होंने पार्टीशन के दौरान कहा था कि साहब पार्टीशन ही कर रहे हैं तो पॉपुलेशन एक्सचेंज भी कर लीजिए, अगर मुसलमान पीछे रह गए तो आगे ये दिक्कत का एक बायस होगा। उन्होंने कहा था, उन्होंने खुलेआम कहा था, उनकी नहीं सुनी गई। तो वो एक, जो आप पूछ रहे हल क्या है, हल का एक छोटा सा विंडो खुला था
एक मौका मिला था हल करने का, पर उसको आपने हल किया नहीं ना, आपने समस्या को और जटिल कर दिया। अब आपने आपने हल क्या निकाला कि आपके एक तरफ एक इस्लामिक मुल्क, बीच में दूसरा इस्लामिक मुल्क, और उन दोनों के बीच में जो आपका मुल्क है उसमें इतने मुसलमान जो कि दोनों मुल्कों में ना हो। अब आप सोचिए, आपके दाहिने मुस्लिम, आपके बाएं मुस्लिम, और आपके बीच में इतने मुस्लिम की दाहिने और बाएं से ज्यादा मिला के मुस्लिम। अब आप अपने मुल्क का हश्र खुद सोचिए। जी। वैसे योगी आदित्यनाथ जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, और उनके जो एक्शंस हैं, बोल तो कुछ नहीं रहे, लेकिन जो उनके एक्शंस हैं उससे आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होने वाली है? कल साहब मैं गया था कुकरैल नदी के वहां पे अकबर नगर जहां पे डिमोलिशन हुआ है, और कल मैं गया था। कल मैंने वहां पे कुछ ऐसे वीडियोस बनाए, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, जो मीडिया नहीं दिखा रही। लोग सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि जो जगहें तोड़ी गई। मैंने जो वीडियो बनाया मैंने उसमें दिखाया है कि कुकरैल नदी कैसी है, उसका किनारा कैसा है, और उस पे कंस्ट्रक्शन कैसे थे। अच्छी खासी नदी नाले से बदतर हालत में पहुंच गई। तो योगी ने उस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए, वहां एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए, उसके जो कछाड़ जिसको कहते हैं, जो नदी के किनारे का इलाका होता है जिसपे किसी भी तरह का निर्माण पे पूरी तरह बैन होता है, उसको खाली कराया है। और ऐसे में उन्होंने 5-5 मंजिलों की मस्जिदें भी गिरा दी हैं। तो ऐसा कभी पहले भारत में देखने में नहीं आया 70 साल में। तो वो किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की हिमाकत नहीं थी कि ऐसी हरकत करें। योगी कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, एक दो राय नहीं है, एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इससे समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी संजय जी, ऐसा तो नहीं लगता ना। आपके उत्तर प्रदेश में कई सारे काम किए गए, पहले भी किए गए, जैसे एक आदेश हुआ जो यूनिक था और बहुत आवश्यक भी था, कि अजान के वॉल्यूम पर रोक लगाई गई। अब जो अजान के वॉल्यूम पर रोक जो है वो कुछ दिनों तक चलती है, फिर सुनते हैं ढीली हो जाती है, उसके बाद फिर टाइट किया जाता है, फिर चलती है, फिर ढीली हो जाती है। अभी क्या स्थिति है? हजारों मस्जिदें हैं, गली गली कोने कोने, हाईवे, हर जगह मस्जिदें हैं। अब जाहिर सी बात है, इसमें आप कानून को कितनी तेजी से लागू करेंगे। अब हुआ क्या है कि अजान के वॉल्यूम पे आप रोक नहीं लगा सकते। आप रोज वहां पे कोई मीटर लेके उनका अजान का वॉल्यूम नहीं नाप सकता। उसका तरीका सिर्फ एक है, और कहीं कहीं हुआ भी है, कि लाउड स्पीकर ही उतार दिए जाए। लाउड स्पीकर ही उतार दिए जाएं, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। आप अगर वहां पे लाउड स्पीकर लगे हैं, तो आज तेज है, कल धीमे है, फिर तेज है, फिर धीमे, कैसे आप चेक करेंगे? किस तरह आप चेक करेंगे? रही बात योगी की सरकार की, तो योगी ने तो खुद ही विधानसभा में कहा कि हमने 18% मुसलमानों को 34% सरकारी आवास दिए। अब सवाल आता है, क्यों दिए? क्यों दिए? आपने रामपुर का वो गांव देखा जो कि मीडिया में बड़ा चर्चित है, जहां पे करीब 550 550 मकान है, और सब के सब सरकारी पीएमओ में प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो गए, एक भी नहीं बचा, सब दे दिए। और उसके बाद भाजपा को एक भी वोट मिला नहीं मिला, एक अलग बात है। सवाल ये कि ऐसा हुआ कैसे कि पूरा का पूरा गांव प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो गया। सवाल ये कि ऐसा हुआ कैसे कि 18% मुसलमानों को 34% सरकारी आवास दिए गए। सवाल ये कि ऐसा हो कैसे रहा है देश में कि यही बात आपने देखा मुख्तार अब्बास नकवी ने कही कि साहब 18% मुसलमानों को हम 30% से ज्यादा सरकारी सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? नहीं, तो ऐसा यदि हो रहा है और इसके बारे में कहा भी जा रहा है, तो आपको अब कोई ऐसा इंडिकेशन लगता है इंडिकेशन तो कि? साहब मैंने बताया ना, इंडिकेशन तो शुरू हो गया। 77 साल में पहली बार एकदम मुस्लिम रहित सरकार बनी है आपकी। इंडिकेशन तो ये भी शुरू हो गया कि मायावती जैसी निष्पक्ष नेता भी, जिसको ऊपर कोई आरोप नहीं लगता, ना राइट का ना लेफ्ट का, उसने खुल के बोलना शुरू कर दिया। इंडिकेशन तो ये भी हो गया ना कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू की पार्टी का सांसद, जो कि खुलेआम मुसलमानों का वोट के लिए कैंपेन करते हो, किसी हद तक पाए भी हैं पास्ट में, आप भले ना पा रहे हो, पूर्व में पाए भी हैं, उनका सांसद खुल के बोल रहा है। इंडिकेशन तो ये हो गया ना कि अब जिस बातों पे एकदम पर्दा पड़ा रहता था, उस पर खुल के बात हो रही है, उस पर खुल के बहस हो रही है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है संजय जी, आपको समझना पड़ेगा। आपके 35 लाख लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, गल्फ में काम कर रहे हैं, 35 लाख लोग।
आपकी जो फॉरेन से रेमिटेंसेज आते हैं, जो कि मतलब विदेशी मुद्रा का एक स्रोत माना जाता है, कि जो बाहर लोग काम कर रहे हैं वो अपने देश में विदेशी मुद्रा भेजते हैं, उसका जो 1/3 है वो आपका गल्फ से और मिडिल ईस्ट से आ रहा है। आपका जो नेचुरल गैस का जो सपोर्ट है वो 54% कतर के ऊपर बेस्ड है। वो कतर जिसको खुश करने के लिए आपने नूपुर शर्मा को बर्खास्त किया, तो आपकी डिपेंडेंस भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा है ना। वैसे देखें हैं, डिपेंडेंस की बात करें तो डिपेंडेंस तो चाइना की भी बहुत है, लेकिन चाइना तो जो कर रहा है अपने शिंजियांग एरिया में वो आप सब जानते हैं। और जब वो इंटेंट दिखा रहा है तो ये सारे के सारे जो हैं ओआईसी में उसकी चर्चा तक नहीं करते, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में न केवल चर्चा नहीं करते, अपितु यदि कोई उठाना भी चाहता है तो उसको जो है वो रोक देते हैं। आज तक चाइना के इस पॉलिसी के खिलाफ, जो डिटेंशन पॉलिसी उनकी चल रही है शिंजियांग में, वहां पर आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। तो इसलिए जिसके पास पावर है उसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता। और पावर ऐसा नहीं है कि भारत के पास नहीं है, ये है कि भारत दिखाना नहीं चाहता, भारत के पास इंटेंट नहीं है। नहीं सर, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। ये बात सच है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ आदमी को कोई दोष नहीं लगता, ताकतवर आदमी को कोई पाप नहीं ठहराता, सब लोग उसको सही कहलाते हैं। और चाइना इसका, चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस तरह वो पाकिस्तान का शोषण कर रहा है, जिस तरह जिनजियांग में मुसलमानों को शोषण, जैसे वो मस्जिदें गिरा रहा है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है, उनकी कुरान जब्त कर ले रहा है, 10 लाख मुसलमानों को उसने डिटेंशन सेंटर में रखा है, 5 वक्त नमाज के समय मुस्लिम व्यापारियों को अपनी दुकानों से निकल के सीसीटीवी पर मुंह अपना सामने करके दिखाना पड़ता है कि नमाज नहीं पढ़ा, उनको दाढ़ी रखने से वंचित किया जा रहा है, उनकी कुरान जब्त कर ली है, उनको रोजा नहीं रखने दे रहा है। तो साहब जो चीन कर रहा है वो चीन इसलिए भी कर रहा है कि जब शी जिनपिंग कुछ कहते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी कुछ कहती है तो फॉलो होता है। यहाँ पे तो अगर सरकार इस समय मोदी की है सरकार, अगर वो ये कह देंगे कि साहब आप देखें जरा से, मतलब आपके 35 लाख लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ हजार लोग इजराइल जाने लगे तो कहा मोदी इस्तीफा दो यार, तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो, बेचारों को इजराइल जाना पड़ रहा है। आप सोचे 35 लाख लोग आपके मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, 80 साल से कर रहे हैं, तो वो ठीक है। और कुछ हजार लोग इजराइल चले गए तो कहे मोदी इस्तीफा दो, तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो, बेचारे इजराइल जा रहे हैं। तो सवाल ये है ना कि देखिए, आप चीन चीन के पास इंटेंट है, आपके पास भी इंटेंट हो सकती है। चीन के पास ताकत है, आपके पास पहले से ताकत है, दिक्कत कुछ और है। दिक्कत यह है कि चीन के पास विपक्ष नहीं है, चीन में कांग्रेस नहीं है, चीन में राहुल गांधी नहीं है, चीन में तेजस्वी अखिलेश केजरीवाल नहीं है। यहाँ पे जो लेफ्टिस्ट पार्टी है वो भारत सरकार का विरोध करती है, चीन में सत्ता ही लेफ्टिस्ट पार्टी की है। चीन के पास विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, जो जो सरकार ने कह दिया वही हो गया। यहाँ पे आप जो कहते हैं 70% उसका विपक्ष विरोध कर देता है, बचा कुचा 30% कोर्ट विरोध कर देती है, सुप्रीम कोर्ट विरोध कर देती है, मीडिया तो एक बड़े स्तर पे विरोध करता है। तो मीडिया आपके खिलाफ है, विपक्ष आपके खिलाफ है, कोर्ट आपके खिलाफ है। चीन को इन तीनों चीजों से कोई दिक्कत नहीं है, ना वहां मीडिया है, ना कोर्ट है, ना विपक्ष है। तो ये बात सच है कि ताकत आपके पास भी है, ये भी सच है कि इंटेंट भी आपके पास हो सकता है। लेकिन आपका जब अपना घर डिवाइडेड है तो उसका क्या होगा संजय जी? जब आपके अपने घर में 50% से ज्यादा लोग खड़े होकर कह रहे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा, बात तो आप इससे है, लेकिन ये भी है कि साहब कि जितना आपको डर लगता है उतना संभवतः लगना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डेमोक्रेसीज हैं ऐसी। अभी तो आप देख रहे हैं कि पश्चिम में भी ये पूरा मूवमेंट चालू हुआ है। एग्जाम्पल ले लें अगर नीदरलैंड्स जैसे स्थानों का, वहाँ पर तो कार्रवाई चालू कर दी है, डेनमार्क जैसे स्थानों का। तो वो भी डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ भी लेफ्ट बहुत संख्या में है, वहाँ भी कोर्ट है, वहाँ भी विपक्ष है, सब कुछ है, और उसके बाद भी उन्होंने दे हैव टेकन द स्टेप। तो आपको कुछ करना तो पड़ेगा ना। वो है ना एक क्या कि अगच्छन अगच्छन वैन तेयोपि पदमेकम न गच्छति, कि गरुड़ भी जो है वो ये कि चलेगा नहीं तो एक पद भी नहीं चल पाएगा। ये संस्कृत की पुरानी उक्ति है, चल के नहीं तो देखें तो ऐसे में थोड़ा। संजय जी चीन चीन से कंपेयर मत कीजिए ना।
फिर कंपेयर कीजिए जैसे कनाडा से। मैं दुनिया दुनिया नीदरलैंड से दुनिया कंपेयर की कर लेता हूँ। दुनिया की सबसे लिबरल कंट्री कनाडा से करिए। जब आपके यहाँ किसान आंदोलन होता है तो खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो वहां से बयान जारी करते हैं, और जब कनाडा में किसान आंदोलन होता है तो तीसरे दिन घोड़े दौड़ा देते हैं, घोड़ों की टापों से कुचलवा देते हैं। आप देखें ना, आप तो यही बात इनको समझनी पड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को, कि साहब कोई नोबेल पीस प्राइज आपको नहीं मिलने जाना। वो गुजरात से एक और शख्स आए थे नोबेल पीस प्राइज के लिए, उनका नाम 5 बार गया था, मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था, 5 बार रिजेक्ट हो गए। आपको भी नहीं मिलने वाला, आप इस मुगालते से बाहर आ जाएं। तो अगर जस्टिन ट्रूडो, दुनिया का सबसे लिबरल प्रधानमंत्री, अपने आप क्या किसानों को समर्थन देने के बाद अपने किसानों पे घोड़े दौड़ा देता है। आप फ्रांस देख लें, आप जर्मनी देख लें, हर जगह उनकी हरकतें देख लें। तो साहब बाहर आए इस मुगालते से। अब देखें, अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो जयराम रमेश ने कुछ लिखा, तो उसको जो किरण रिजिजू थे उन्होंने कहा कि नहीं साहब, विपक्ष को साथ आना चाहिए, बिना विपक्ष के सरकारें नहीं चलती, देश नहीं चलता, वगैरह वगैरह। एक बड़ा अच्छा सा कमेंट उन्होंने लिखा किरण रिजिजू ने, कि हमको आपको मिलकर देश के लिए काम करना चाहिए। इतना भद्दा और इतना अश्लील कमेंट पलट के मारा जयराम रमेश ने। उन्होंने अपनी नियत अभी से जाहिर कर दी। उन्होंने बता दिया कि आने वाले दिन क्या होंगे। जब 52 आदमी लेके उन्होंने पार्लियामेंट में वो हंगामे किए, तो अब तो उनके पास 225 लोग हैं साहब, पूरे विपक्ष के पास। अब तो नाउ दे हैव टेस्टेड ब्लड। आज जिस तरह सोनिया गांधी लाल रंग की संविधान की डायरी संसद के बाहर लहरा के कह रही थी संविधान हम बचाएंगे। वैसे संजय जी, इसके पहले मैंने संविधान को कभी लाल कवर में देखा नहीं। लाल कवर का संविधान तो चीन का होता है, हमारा संविधान तो आमतौर पे नीले कलर के कवर में आता है। तो अब तक हमने जितने संविधान के जितने वो देखे हैं बाइंडिंग्स, वो ब्लू कलर में होते हैं। ये लाल डायरी तो चीन में लहराई जाती है। बहरहाल, तो आज जैसे वो लहरा रही तो थी, वही जैसे वो उनका संविधान, पैक्ट है ना सीसीपी से। गोपनीय पैक्ट है, पैक्ट नहीं गोपनीय पैक्ट है, जिसको आज तक उन्होंने नहीं बताया। हाँ, तो जिस तरह वो एक लहरा किसी रहे ने थे, तो एक, ये बता एक रहा है आपको जिस तरह आज। एक तथ्य बताता हूँ आपको। एक एक किसी ने इनके ऊपर एक किताब लिखी थी, द रेड साड़ी। तो वो किताब जो थी वो इन्होंने अनऑफिशियली बैन करवा दी थी, लेकिन मैंने वो किताब पढ़ ली थी। क्योंकि आजकल के युग में आपको पता है कि कहीं से भी आप जो है वो कहाँ कोई खरीदने जाता तो है नहीं बुक स्टॉल पे, और ख़ास तौर से मैं तो ई बुक पे ही पसंद करता हूँ पढ़ना। तो मैंने वो पढ़ ली थी। तो उस रेड आपकी किताब साड़ी तो को खरीदी जा रही, आपकी किताब तो खरीदी जा रही संजय जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज भी खरीदी जा रही है, बेस्ट सेलर में जा रही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो अलग बात है। मैं तो बता रहा हूँ कि उनको अनऑफिशियली बैन करा दिया गया था, वो उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो वैसे भी ई बुक, आई एम वेरी ई बुक फ्रेंडली, तो मैंने उसको मैनेज करके कहीं से और उसको पढ़ा। अब क्यों बैन कराई गई थी मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें तो लगातार जो था यही कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी जो है वो सत्ता इसलिए चाहती हैं कि उनके परिवार को विपक्ष जो है, यानी जो दूसरे लोग यदि पावर में आए तो उनको परेशानी ना पैदा कर सके। वो उनका अकेला जो एक जस्टिफिकेशन था, और सारी की सारी पुस्तक जो थी उसी थीम पर आधारित थी। तो अब आप लगा देखें लीजिए कि यदि वो सत्ता में नहीं है इतने दिनों से, तो कितना उनको कष्ट हो रहा हो। क्यों बैन करा दी गई से पहले जाने कैसे बैन करा दी गई। और रेड साड़ी, जिस सब इसलिए रेड, देखिए जिस रेड आपके वो रेड बुक और रेड साड़ी, और रेड बड़ा मैं सिग्निफिकेंट है उसमें। मैं मैं हर शो में याद दिलाता हूं कि जिस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, उस संविधान को 100 से ज्यादा बार बदला गया है, नंबर एक। नंबर दो, उस संविधान का पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने के लिए किया था। हमारे देश के संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल किया गया था, पहला संशोधन, नंबर एक। दूसरी बात, आप इसे मानकर चलें कि साहब मुझे कभी कभी लगता है कि देखिए, हमारे यहाँ वो कार्तिकेय जी को माना गया है कि वो सबको गुरु बनाते थे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब को थोड़ी दिन कुछ चीजें सुब्रमण्यम स्वामी से भी सीखनी चाहिए। बंदा कल ट्वीट कर रहा था,
सोनिया गांधी को खुलेआम तड़का लिख रहा था। कल सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को 1000वीं बार ताड़का राक्षसी नाम से पुकारा। खुलेआम राहुल गांधी को नशेड़ी बोलते हैं। उनसे कोई नहीं उलझता, उनपे कोई मुकदमा नहीं करता, उल्टे वही मुकदमा करके सोनिया और राहुल को नेशनल हेराल्ड केस में गिरफ्तार करा देते हैं जहां उनको जमानत मिलती है। तो मतलब खुद ही गाली दे रहे हैं और खुद ही गिरफ्तार भी करा दे रहे हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी से कुछ सीखने का है संजय जी। वो एक कहावत है ना साहब, नंग बड़े परमेश्वर छोटे। देखिए ये है, हाँ, नंग बड़े परमेश्वर से, नंगा खुदा से चंगा, ये सारी कहावतें हैं। पर मुझको लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे अगर वो थोड़ा सा उनको बेहतर तरीके से हैंडल करते। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी वो शख्स है जिसने अटल की सरकार गिरा दी थी जब भाजपा से नाराज था, और जब कांग्रेस से नाराज हुआ तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करा दिया, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो आप देखिए, राइट नाउ ही इज अ लूज कैनन, मिसगाइड, एकदम अनगाइडेड मिसाइल है। उनको आप बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते थे। शुरुआत अच्छी हुई भी थी जब आपने उनको राज्यसभा में भेजा था। फिर उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी बिंग सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने सोच लिया साहब वित्त मंत्री तो मुझे को बनना चाहिए और किसी को बनना नहीं चाहिए, और बात बिगड़ती चली गई। दो शख्स ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है भाजपा बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती थी, दोनों को उन्होंने टैक्टफुली हैंडल नहीं किया। एक अरुण शौरी, दूसरे सुब्रमण्यम स्वामी। जी हाँ, इनके पास वैसे भी नैरेटिव बनाने वाले कम हैं, कोई है अरुण भी जेटली नहीं। जाने के बाद तो कोई नहीं है। अरुण और जेटली के जाने जाने के के बाद बाद तो कोई बिल्कुल नहीं। कोई नहीं है। और ये जो है अरुण नैरेटिव शौरी एक वॉर शख्स में, था, अरुण शौरी एक शख्स था जिसका लुटियंस इंडिया में भी उतना ही पकड़ थी जितनी लुटियंस के बाहर। बिल्कुल। और दूसरी बात बताएं, इनका जो बीजेपी आईटी सेल है उसके तो काम ही उल्टे हैं। आज का किस्सा बता दूं आपको, आपने भाऊ तोरसेकर जी का नाम सुना है? ऑफ कोर्स, कैसी बात कर रहे हैं। तो आज इनके महाराष्ट्र आईटी सेल की चीफ हैं एक, कोई शालिनी ये जी मुकदमा हैं। कर दिया, मुझे पता चला मुकदमा कर दिया उन्होंने साहब उनको लीगल नोटिस दे दिया। जी। अब उसके बाद जब जूते पड़े तो वापस भी ले लिया। सोशल मीडिया पे जूते पड़े। अब आप भाऊ तोरसेकर को, यदि आप, इतनी बुद्धि नहीं है आपको कि आप नहीं जानते कि भाऊ तोरसेकर से नहीं बड़ा सर, देखिए राष्ट्रवादी ये तो देखिए देखिए कोई देखिए देखिए बीजेपी के देखिए सपोर्टर ये किसी तो को नहीं देखिए मानता। ब्यूरोक्रेसी कुछ भी कर सकती है, आप समझिए ना। ब्यूरोक्रेसी कुछ भी कर सकती है, ये बीजेपी ब्यूरोक्रेसी की कुछ भी कर ब्यूरोक्रेसी है। सकती है। ये तो बीजेपी की बीजेपी, ब्यूरोक्रेसी है, ये अच्छा, बीजेपी की ब्यूरोक्रेसी है। और इसका मैं कारण बता रहा हूँ। हमें कल्याण सिंह से बड़ी हमारे संबंध हुआ करते थे। कल्याण सिंह एक बहुत अच्छी बात कहते थे साहब, मैं ब्यूरोक्रेट्स पे बहुत भरोसा करता हूँ, उनके जरिए प्रशासन चलाता हूँ। लेकिन कैसे करता हूँ देखिए, उन्होंने कहा हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारी जो पार्टी के वर्कर्स हैं, ये मेरे आंखों कान हैं, ये मेरे आंखों ला के जमीनी हालात बताते हैं। तो उसके बाद अगर कोई विधायक आके मेरे पास कहता है कि भाई फला फला को आप एसपी हटा दीजिए और फला फला को लगा दीजिए, तो कहते हैं कि साहब आप मेरे विधायक हैं, हम आप पे सम्मान करेंगे, एसपी को हटा दो देंगे, पर उसकी जगह कौन जाएगा वो आप नहीं तय करोगे, वो हम तय करेंगे। तो बीच में एक बैलेंस बनाते थे। आज अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी आदित्यनाथ की पिछले 7 साल की सरकार में, सरकार के मंत्रियों की हैसियत नहीं कि थाने से मोटरसाइकिल छुड़ा दें। तो आप जब आप देखते हैं कि मंत्री अनपॉपुलर हो गए हैं, अलोकप्रिय हो गए हैं, सांसद अलोकप्रिय हो गए हैं, विधायक अलोकप्रिय हो गए हैं, पार्टी के वर्कर्स अलोकप्रिय हो गए हैं, तो उसका एक कारण है। उसका एक कारण है कि वो जनसाधारण के काम नहीं करा पाते। जनसाधारण से आप जब वोट लेने जाते हैं तो आप उनसे वादा करते हैं कि आपके सुख दुख में हम उपलब्ध रहेंगे। तो जब आप वो अपने सुख दुख में आपके पास आते हैं तो आप उनको किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं दे पाते। ये एक सबसे बड़ा कारण है। मैंने पहली बार अपने इतनी लंबी जिंदगी में कभी आज तक संजय जी नहीं देखा कि किसी मुख्यमंत्री ने टीवी पे आके अपनी पार्टी के लोगों को कहा हो कि तुम लोग थाने की दलाली मत करना, थाने की दलाली बंद कर दो। योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो योगी को, मुख्यमंत्री हैं और बहुत जबरदस्त प्रशासक हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे तो मुझे लगता है उन्होंने इस सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपने पार्टी के वर्कर्स पे, विधायकों पे, सांसदों पे, मंत्रियों पे, पदाधिकारियों पे ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा संजय जी। और ये बात सिर्फ योगी पे लागू नहीं है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू है। नरेंद्र मोदी ने इसको मोदी सरकार बना दिया। नहीं, ये मोदी सरकार नहीं, भाजपा सरकार और बेहतर होगी एनडीए सरकार थी
वही रहती तो बेहतर होता। बीच में तो हालात ऐसे हो गए कि रामदास अठवाले को छोड़ के एनडीए का कोई आदमी नहीं बचा आपके पास, सिर्फ भाजपा हो गई, और भाजपा भी नहीं, मोदी सरकार हो गई। तो इट इज टाइम कि आप इस सरकार का जो आपने केंद्रीकरण कर रखा है सिर्फ एक आदमी के नाम पे, उसको आप ले जाएं, अलग करें। मैंने पहले भी कहा है कि आपको अपने कोलीग्स को, आपको अपने मंत्रियों को क्रेडिट देना पड़ेगा, उनके साथ क्रेडिट शेयर करना पड़ेगा। भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलताओं में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, बिल्डिंग, ब्रिज वगैरह वगैरह। पर क्या हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज तक, नितिन गडकरी को कोई क्रेडिट देते देखा? कभी हमने सुना? तो इस तरह आपको आपको क्रेडिट अपने कलीग के साथ, अपने सहयोगियों के साथ आपको क्रेडिट बांटना होगा। आपको इस सरकार का केंद्रीकरण खत्म करना होगा। आपको अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को, अपने पार्टी के जनों को ज्यादा आजादी देनी होगी, केंद्र में भी और राज्य में भी। वरना वो सब इतने अलोकप्रिय, इतने अनपॉपुलर हो जाएंगे, अगर वो जनता को डायरेक्टली रिलीफ नहीं दे पाए तो इतने अनपॉपुलर हो जाएंगे। और फिर जैसा कि आपने देखा है कि केवल मोदी नाम पर कब तक आप उनको जिताएंगे? बिल्कुल सही है। तो आइए मैं जो आज की बातें कह चर्चा रहा हूं को। संजय जी, मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है। मैं जानता हूं कि भाजपा समर्थकों को शायद मेरी बात उतनी अपील ना करे, नहीं, पर उससे जमीन कोई पे जो अंतर देख नहीं रहा पड़ता। हूं वो आपके चैनल पे कह रहा हूं। वो बिल्कुल, वो तो हमें कहते ही रहना पड़ेगा। इसीलिए तो आज जब भाऊ तोरसेकर को जो वो दी, उन्होंने, हमारी शालिनी जी ने जब नोटिस दिया, उसके बाद जो भाई भाजपा शालिनी जी सपोर्टर्स की ने, हिम्मत कैसे पड़ी? कैसे हिम्मत पड़ी शालिनी जी की? जो उनकी लानत मलामत की है, उसके बाद फिर तुरंत वो दुम दबा के पीछे हटी तो जरूर है। लेकिन हाँ, आप ये बात देखें वो, आपकी सही है आप कि हिम्मत देखें, कैसे पड़ी। आप देखें कि जिस केजरीवाल का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार चल रहा है, और जिसको रिलीफ ना सुप्रीम कोर्ट से मिल रही ना हाई कोर्ट से मिल रही है, उसको जिला कचहरी से रिलीफ मिल जाती है। और न्याय बिंदु नाम की एक महिला जज उसको यह कह के रिलीफ दे देती है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं ईडी की चार्जशीट पढ़ूं। सोचिए, सोचिए, मेरे पास समय नहीं है कि मैं ईडी के 1000 पन्ने पढ़ूं, तो मैं क्या करती हूं कि मैं जमानत दे देती हूं, बात खत्म। आइए, इसी बिंदु पर अब हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।